दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव 2024 का लगभग 6 चरण पूरा हो चुका है। महज एक चरण का मतदान अभी बचा हुआ है, जिसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। कोई विपक्ष को प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहा है, तो कोई मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहा है। मैं बहुत बड़ा पत्रकार तो नहीं हूँ, मेरा पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव भी नहीं रहा है, ना माइक लेकर मैं कहीं टहलने गया था। मेरा दायरा दोस्तों बहुत छोटा है, बहुत छोटा ही पत्रकार मैं अपने आप को मानता हूं। लेकिन दोस्तों, देश के जो बड़े बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं, जैसे प्रशांत किशोर हो गए, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, बड़े काम किए हैं उन्होंने, उनकी बातें सुनने के बाद, उनके विमर्श को सुनने के बाद, इस समय कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे बड़े रणनीतिकार नरेश अरोड़ा की बातें सुनने के बाद, उनके तर्क सुनने के बाद, हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे राजनीतिक विश्लेषकों की भी बातें सुनने के बाद, जैसे तमाम लोगों की बातें सुनने के बाद, मैं भी अपने ज्ञान से जितना भी मुझे जानकारी है उसके विमर्श के बाद एक नतीजे पे पहुंचा हुआ हूं। मैं भी एक आकलन करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, इन लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के शुरुआत में ही एक नैरेटिव सेट कर दिया था। अब की बार 400 पार का नारा दिया था। मुझे विपक्षी पार्टियां उस नारे के इर्द गिर्द ही पूरे चुनाव में घूमती हुई नजर आई। वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइन पर खेलती हुई नजर आई। तो कहीं न कहीं ये विपक्षी पार्टियों की रणनीतिक कमजोरी को दर्शाता है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। दोस्तों, अब की बार 400 पार का नारा मुझे सत्ता के लिए संघर्ष से ज्यादा सकारात्मक महत्वाकांक्षा का नारा बनते हुए ज्यादा दिखाई पड़ा, वह भी विशेष करके बहुसंख्यक समाज के लिए। अब बहुसंख्यक समाज की बात अगर कर लें तो सीधी सी बात है, हिंदू समाज के लिए। दोस्तों, मेरा जो मानना है, 2019 के चुनाव में इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए नरेंद्र मोदी एक विकल्प के तौर पर थे। लेकिन इस चुनाव में जो मैं देख रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए जिद बन चुके हैं। दोस्तों, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता हुआ मैं नहीं देखता हूं। इसके लिए कहीं न कहीं विपक्ष के लंबरदार या कह लें हल्लाबाजार या कह लें जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़े बौद्धिक मानते हैं, बड़े पढ़े लिखे विश्लेषक मानते हैं, उन लोगों के बयान और उन लोगों की नीतियां रही हैं। दोस्तों, पूरे चुनाव में इन्हीं हल्लाबाजार बौद्धिक लोगों ने पूरे चुनाव से नरेंद्र मोदी को लोक विमर्श से हटने नहीं दिया। पूरे चुनाव में केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों, विपक्ष को बहुत अच्छे से यह बात समझनी पड़ेगी कि इस भारत देश में बहुसंख्यक समाज यानी कि हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करके आप सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते। इस देश की 80% आबादी की भावनाओं को कुचलकर आप देश की सत्ता पर बैठने वाले नहीं हैं। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य कतई नहीं है कि 80% बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाए तो 20% अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान न किया जाए। विपक्ष के द्वारा कहीं न कहीं ऐसे मुद्दे उठाए गए, ऐसे मुद्दों को टच किया गया कि जहां जनभावना आहत होती है। इस बार के चुनाव में दोस्तों, मैंने एक ट्रेंड देखा है। इस देश का बहुसंख्यक समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने के पीछे, चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी जिद थी। ये जिद आपने ही, विपक्ष ने पैदा की। दोस्तों, इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुसंख्यक समाज की जिद के रूप में मैं देखता हूं। दोस्तों, जब विपक्ष के लोग बहुसंख्यक समाज के आराध्य भगवान पर टिप्पणी करते हैं, आप उनके अस्तित्व को नकारने की बात करते हैं, धार्मिक ग्रंथों को जलाया जाता है, तब कहीं न कहीं उनकी जनभावनाएं आहत होती हैं। यही कारण है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुसंख्यक समाज की जिद बन चुके हैं। बहुसंख्यक समाज की जिद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और ये जिद बनाने का श्रेय पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों की है, क्योंकि आपकी तुष्टीकरण की नीतियों में, उनकी भावनाओं को आहत करने में, जनमानस की भावनाओं को नहीं समझ पाने के कारण ये आक्रोश उपजा है लोगों के मन में। और उसी आक्रोश का फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं उठाते हुए मुझे 2024 के चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, मैंने कहा ना कि यह चुनाव सत्ता संघर्ष से ज्यादा बहुसंख्यक समाज के लिए महत्वाकांक्षा का चुनाव था। महत्वाकांक्षा शब्द से एक बात याद आ गई कि मेरे एक मिलने वाले मित्र है लखनऊ में, बड़े संस्थानों में पत्रकारिता कर चुके हैं, मित्र कहें या गुरु कह लें, वो हमेशा कहा करते हैं कि बेटा, अगर जवानी के दिनों में अगर किसी पे डोरे डालने हो तो ऐश्वर्या राय पर सीधा डोरे डालो, गली मोहल्ले में डोरे डालने से क्या फायदा। यानी कि अगर पत्रकारिता में स्टोरी करते हो तो दरोगा और सिपाही की स्टोरी करने से क्या फायदा। अगर मारना ही है, स्टिंग ऑपरेशन ही करना है, तो डीजीपी मारो, मंत्री मारो, कप्तान मारो, बड़ी स्टोरी करो। कहने का आशय उनके यही होता था कि जीवन में
व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और शत्रु हमेशा बड़ा रखना चाहिए कि जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो, बड़े के लिए सोचो। दोस्तों, विपक्षी पार्टियों की इस देश की जन भावनाओं की शायद कद्र नहीं है या उन्हें एहसास ही नहीं है कि जन भावना क्या होती है। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता मंच से खड़े होकर चमचे, चमची, चापलूस जैसे शब्दों के साथ मीडिया पर टिप्पणी करते हैं तो उनकी इस अपरिपक्वता पर क्या ही कहा जाए। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि राहुल जी चमचे, चमची, चापलूस उन्हीं के होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, जिनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो इनको संरक्षण दे सकते हैं। ऐसे लोगों के चमचे और चापलूस भी बनते हैं। हाफ शर्ट पहनकर गली मोहल्लों में लंबी लंबी हाँकने वालों के आसपास तमाशबीन जुटते हैं, उनके पास चापलूस भी नहीं होते हैं। बौद्धिक रूप से कमजोर नेतृत्वहीन व्यक्ति के पास चापलूस भी इकट्ठा नहीं होते हैं। उनके पास पागलों की आसपास एक जमात इकट्ठा होती है जो केवल तमाशा देखती है, वो तमाशबीन होते हैं, उनको चापलूस भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने जितना भी मुझे ज्ञान है, जितना भी मैं पत्रकारिता में सीखा हुआ हूं, जितना भी मैं निष्कर्ष निकाल पाया हूं, उस आधार पर मेरा विश्लेषण यही है कि कम से कम भाजपा इस बार 350 सीटों के साथ फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता की कुर्सी संभालने वाले हैं। मेरा तो मानना है कि कोई बड़ा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 370 सीटों तक आ सकती है। कई लोगों को टीवी पर या जगह जगह मैंने कहते हुए सुना है कि 19 जैसी लहर नहीं है। दोस्त, लहर इस बार भी है, लहर थोड़ा शांत है, या यूं कह ले कि ये साइलेंट वेव है। दोस्तों, ये तो रही देश की बात। हम जिस प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश, वहां की बात करें तो मुझे भारतीय जनता पार्टी लगभग 70 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है, या यूं कह लें 1-2 सीट आगे पीछे, तो मैं करेक्ट आंकड़ा आपको देता हूं, 65 से 70 सीटें जीतती हुई मुझे नजर आ रही है। और पूरे निष्कर्ष पर पहुंचे 2019 से ज्यादा बहुमत के साथ फिर से एक बार सरकार बनाते हुए देश की कुर्सी पर बैठते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। अब बहुत से लोगों के पेट में दर्द होगा, बहुत तरह की बातें करेंगे, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं बहुत कोई बड़ा पत्रकार हूं, मेरा दायरा बड़ा छोटा है, लेकिन जितनी समझ है मैं अपना उतना ही ओपिनियन आपको दे रहा हूं। बाकी कितना सही होता हूं, कितना गलत होता हूं, वो 4 जून का वक्त बताएगा, 4 जून का दिन बताएगा। लेकिन एक बात दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, 4 जून को चाहे जो भी हो, लेकिन विपक्ष एक बार फिर से शाम को ईवीएम बलात्कार दिवस मनाते हुए नजर आएगा। और आएगा इसलिए वो अपनी नीतियों के कारण, अपनी तुष्टीकरण की नीतियों के खातिर, जन भावनाओं को न समझ पाने के कारण, जन भावनाओं को आहत करने के कारण आपको 4 जून की शाम टीवी पर जगह जगह विपक्ष के नेताओं का विधवा विलाप आपको सुनाई पड़ेगा। दोस्तों, ये तो रही देश की बात। मैं प्रतापगढ़ जिले से पत्रकारिता करता हूं, मैं यहीं का रहने वाला हूं। प्रतापगढ़ से जुड़ी हुई 2 लोकसभा सीटों पर पूरी तरह से लोगों से मिल रहा हूं, उनका ओपिनियन ले रहा हूं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट और कौशाम्बी लोकसभा सीट, इस पर आपको दावे के साथ एग्जिट पोल 1 तारीख को लास्ट चरण की वोटिंग के बाद देर शाम 7 से 8 बजे के आसपास आपको चैनल पर आकर मैं बताऊंगा कि ये दोनों सीटें कौन जीत रहा है। दोस्तों, 1 तारीख को शाम को 6 PM न्यूज पर आपसे मिलूंगा और आपके एग्जिट पोल की तैयारियों में मैं लोगों से मिल रहा हूं, उनका ओपिनियन जान रहा हूं, ग्राउंड पर आंकड़े जुटा रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि सटीक जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। दोस्तों, यूं ही अपना प्यार बनाए रखें, 6 PM न्यूज देखते रहें। मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही।